जय हिंद साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संसदीय शासन प्रणाली, पार्लियामेंट्री गवर्नेंस सिस्टम पढ़ने वाले हैं। पार्लियामेंट्री गवर्नेंस सिस्टम। चलो देखो, यहाँ पे आज की इस वीडियो में हम केवल संसदीय शासन प्रणाली नहीं देखेंगे, बल्कि जो भारत का संसदीय प्रणाली है और ब्रिटेन का संसदीय शासन प्रणाली है, दोनों में कंपैरिजन करेंगे। हालांकि देखो, भारत को जो शासन प्रणाली संसदीय शासन प्रणाली है, और कहां से लिया गया, तो ब्रिटेन से लिया गया। जब ब्रिटेन से ही संसदीय शासन प्रणाली लिया गया, तो आखिर दोनों में अंतर क्या, आज उसी दोनों को अंतर कर देखेंगे। भारत का शासन प्रणाली और ब्रिटेन का शासन प्रणाली दोनों संसदीय, तो दोनों में देखेंगे आखिर दोनों में क्या अंतर है। तो देखो, संसदीय प्रणाली वो प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका अपनी नीतियों कार्यों के लिए विधायिका का प्रति उत्तरदायी रहती है। मैंने आपको पहले लेक्चर में पढ़ाया था कि कार्यपालिका हमेशा किसके प्रति उत्तरदायी रहेगी, विधायिका के प्रति उत्तरदायी रहेगी। क्योंकि जो विधायिका का सदस्य है वही जो विधायिका का सदस्य है वही कार्यपालिका का सदस्य है। मतलब जो कार्यपालिका का जो सदस्य होता है वही विधायिका का सदस्य होता है। दोनों सेम व्यक्ति होते हैं। मतलब जो विधायिका में जिस व्यक्ति के पास, जिस राजनीतिक पार्टी के पास बहुमत प्राप्त रहेगा, वही कार्यपालिका में आकर के अपनी सरकार बनाती है। इसीलिए क्या है, विधायिका का प्रति उत्तरदायी रहती है। कार्यपालिका अपने नीतियों कार्यों के लिए, मतलब कार्यपालिका अपने कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी रहती है, विधायिका के प्रति उत्तरदायी रहती है हमेशा। और किस प्रकार से उत्तरदायी रहती है, सामूहिक उत्तरदायी रहती है। क्योंकि यहाँ देखो, भारत में जो संसदीय शासन प्रणाली है, एक प्रकार से बहुमत का सरकार चलता है। जो राजनीतिक पार्टी के पास, जिस भी पॉलिटिकल पार्टी के पास बहुमत प्राप्त रहेगा, है ना, मेजोरिटी रहेगा, जिसके पास बहुमत रहेगा वही आकर के कार्यपालिका में सरकार बनाएगी। जब कार्यपालिका में सरकार बनाएगी तो एक प्रकार से क्या है, तो विधायिका का ही सदस्य कार्यपालिका, तो कार्यपालिका में जिसके सरकार है, अर्थात जो मंत्रिपरिषद है, वो एक प्रकार से सामूहिक उत्तरदायी रहेंगे। किसके प्रति, विधायिका के प्रति सामूहिक उत्तरदायी रहेंगे। कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी रहेगी, लेकिन एक ही व्यक्ति होगा, केवल प्रधानमंत्री या पूरे मंत्रिपरिषद। तो पूरे मंत्रिपरिषद जितने भी सरकार में व्यक्ति है, मंत्रिपरिषद है, जितने भी मंत्रिपरिषद के जितने भी सदस्य, वो सभी सामूहिक तौर से, सामूहिक रूप से विधायिका के प्रति उत्तरदायी रहेंगे। क्योंकि विधायिका में जिस पार्टी के पास, जिस भी राजनीतिक पार्टी के पास बहुमत प्राप्त रहेगा, वही कार्यपालिका में सरकार बनाएंगे, वही यहाँ प्रधानमंत्री भी बनाएंगे, वही यहाँ मंत्रिपरिषद भी बनाएंगे। तो मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री एक प्रकार से क्या हो गए, सामूहिक हो गए, समूह में आते हैं। क्योंकि मंत्रिपरिषद में एक ही व्यक्ति थोड़ी ना रहेंगे, एक ही सदस्य थोड़ी ना रहेंगे। मंत्रिपरिषद तो अनेक मंत्री होते हैं, हर एक डिपार्टमेंट का मिनिस्ट्री होता है, उसमें हर एक डिपार्टमेंट के मंत्री होते हैं। तो जो मंत्री है किसके प्रति उत्तरदायी रहेंगे, विधायिका के प्रति उत्तरदायी रहेंगे, विधायिका के प्रति उत्तरदायी रहेंगे। मतलब कि एक प्रकार से सामूहिक उत्तरदायी रहेंगे। तो यही कह रहा है, विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, लेकिन दूसरी ओर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका अपनी नीतियों कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं रहती। पिछले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में दोनों व्यक्ति अलग अलग है, कार्यपालिका का व्यक्ति अलग है, विधायिका का व्यक्ति अलग है। दोनों को संबंध एक दूसरे से नहीं रखा गया, दोनों को अलग अलग रखा गया। वहां शक्तियों का पृथक्करण देखने को मिलता है, इसलिए दोनों को अलग अलग रखा गया। लेकिन संसदीय शासन प्रणाली में ऐसा नहीं होता, दोनों को एक दूसरे के, मतलब कि एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी रखा गया। कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी। लेकिन जब देखते हैं संसदीय शासन प्रणाली में, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ शक्तियों का पृथक्करण नहीं किया गया। यहाँ कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी रहेगी। कैसी उत्तरदायी रहेगी, सामूहिक उत्तरदायी रहेगी। एक ही व्यक्ति उत्तरदायी नहीं रहेगा, पूरा मंत्रिपरिषद, इसीलिए सामूहिक उत्तरदायी बोला गया। सामूहिक उत्तरदायी क्यों रहेगा, क्योंकि मैंने क्या बताया आपको कि जो विधायिका का सदस्य होता है वही कार्यपालिका का सदस्य होता है। अर्थात विधायिका में जिस राजनीतिक पार्टी के पास, जिस भी राजनीतिक दल के पास बहुमत प्राप्त रहेगा, वही पार्टी, वही राजनीतिक दल ही सरकार बनाएगी, वही मंत्रिपरिषद का भी निर्माण करेगी, प्रधानमंत्री का भी निर्माण करेगी। और मंत्रिपरिषद में एक ही व्यक्ति तो नहीं रहते, मतलब बहुत सारे मंत्री रहते। तो ये प्रकार से कैसे उत्तरदायी रहेंगे, सामूहिक उत्तरदायी रहेंगे। किसके प्रति, विधायिका के प्रति, विधायिका के प्रति सामूहिक उत्तरदायी रहेंगे। चलो भाई, समझ में आ गया। संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार या उत्तरदायी सरकार कहा गया। मैंने आपको बताया उत्तरदायी मतलब उत्तरदायी रहेगा तो उत्तरदायी सरकार। और दूसरी बात, इसको निर्वाचित सरकार कहा जाता है। निर्वाचित संसदीय शासन प्रणाली को निर्वाचित सरकार कहा जाता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को निर्वाचित सरकार नहीं कहा जाता, गैर उत्तरदायी सरकार कहा जाता है। मतलब उत्तरदायी सरकार नहीं है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली उत्तरदायी नहीं है, इसलिए गैर उत्तरदायी सरकार, गैर निर्वाचित सरकार कहा जाता है। संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार, उत्तरदायी सरकार और सरकार का वेस्ट मिनिस्टर भी स्वरूप कहा जाता है। ये भारत, ब्रिटेन, जापान, कनाडा आदि में देशों में प्रचलित है। अब दो देश याद रखना, भारत और ब्रिटेन। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को गैर उत्तरदायी और गैर संसदीय भी कहा जाता है, क्योंकि संसद का अंग नहीं है।
कार्यपालिका अलग होगा, विधायिका अलग होगा। विधायिका भी तो ये आता है संसद, संसद के दो सदन, लोकसभा और राज्यसभा। जब बात करते हैं संसदीय शासन प्रणाली, तो विधायिका का ही सदस्य कार्यपालिका में बैठेंगे, जो विधायिका के सदस्य वही कार्यपालिका में आएंगे। तो मतलब कि जो विधायिका में संसद आ गया, तो संसद में लोकसभा और राज्यसभा, तो जो लोकसभा का सदस्य है, राज्यसभा का सदस्य, वही तो आएंगे मंत्रिपरिषद का निर्माण करेंगे। जिस पार्टी के पास, जिस भी दल के पास, हाँ, जिस राजनीतिक दल के पास बहुमत प्राप्त होगा, वही तो कार्यपालिका में आकर के बैठेंगे। तो कहने का मतलब ये संसदीय सरकार बोला जाता है। तो कार्यपालिका में जो सरकार है वो कहां से आ रही है? वो संसद से आ रही है, इसीलिए इसे संसदीय सरकार बोला गया। लेकिन जब बात करते हैं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, लेकिन वहां दोनों को सेपरेट किया गया, विधायिका अलग है, कार्यपालिका अलग है, इसीलिए वहां अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को गैर संसदीय सरकार कहा जाता है। यह अमेरिका, ब्राजील, रूस, अमेरिका, ब्राजील, रूस एवं श्रीलंका आदि देशों में प्रचलित है। अब दो देश याद रखना, यूएस एवं रशिया, है ना, रूस एवं अमेरिका याद रखना। चलो भाई आगे बढ़ो। यहाँ दोहरी कार्यपालिका, राज्य या राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति एवं सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री। संसदीय शासन प्रणाली में दोहरी कार्यपालिका पाई जाती है, दोहरी कार्यपालिका पाई जाती है। यहाँ राष्ट्र का प्रमुख या राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति और शासन का प्रमुख जिसका शासनाध्यक्ष किया गया, तो यहाँ शासन के अध्यक्ष, शासनाध्यक्ष, हाँ ना, शासन के अध्यक्ष या सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होंगे। राष्ट्रपति के पास नाममात्र की शक्तियां होती है, जबकि प्रधानमंत्री के पास वास्तविक शक्तियां होती है। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया था, लेकिन आज हमको केवल तुलनात्मक अध्ययन करना है जो संसदीय शासन प्रणाली है, भारत और ब्रिटेन में क्या अंतर है। लेकिन देख लेते हैं संसदीय शासन प्रणाली का कुछ मूलभूत अवधारणाएं देख लेते हैं कि आखिर संसदीय शासन प्रणाली क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, मतलब थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। तो देखो, प्रधानमंत्री का नेतृत्व होता है, लेकिन जब देखते हैं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में तो वहां राष्ट्रपति का नेतृत्व देखा जाता है। कहाँ किसका देखा जाता है? राष्ट्रपति का नेतृत्व देखा जाता है। लेकिन जब बात करते हैं संसदीय शासन प्रणाली, तो यहाँ प्रधानमंत्री का नेतृत्व देखने को मिलता है। संसदीय शासन प्रणाली का उत्पत्ति या जनक ब्रिटेन को माना जाता है। भारत की संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से ही ली गई है। विधायिका का सदस्य, कार्यपालिका का सदस्य होते हैं, ये एक दूसरे से संबंधित होते हैं, इसलिए इसमें दोहरी सदस्यता पाई जाती है। ये संसदीय शासन प्रणाली दोहरी कार्यपालिका होती है एवं दोहरी सदस्यता पाई जाती है। पहला विशेषता ये हो गया कि दोहरी कार्यपालिका पाई जाती है, दोहरी सदस्यता पाई जाती है। इसके अलावा ये संसदीय सरकार है, संसदीय सरकार है, निर्वाचित सरकार है, संसदीय सरकार है, निर्वाचित सरकार है, निर्वाचित सरकार है। और इसे क्या बोला जाता है? इसे उत्तरदायी सरकार भी कहा जाता है, उत्तरदायी सरकार भी कहा जाता है। संसदीय सरकार है, निर्वाचित सरकार है, उत्तरदायी सरकार भी कहा जाता है। इसमें प्रधानमंत्री का नेतृत्व देखा जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री के पास वास्तविक रियल शक्ति होती है, रियल पावर होता है। राष्ट्रपति के पास नाममात्र की शक्ति होती है, औपचारिक शक्ति होती है। इसीलिए यहाँ राष्ट्र के प्रमुख राष्ट्रपति और शासन के प्रमुख अर्थात शासनाध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गया? कार्यपालिका विधायिका प्रति उत्तरदायी रहती है। इसमें कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता विधायिका से प्राप्त करती है। तो जो कार्यपालिका का जो संवैधानिक शक्ति होती है, क्या होती है? संवैधानिक शक्ति, वो किससे प्राप्त करती है? यह लोकतांत्रिक वैधता होती है, किससे प्राप्त करती है? तो विधायिका से प्राप्त करती है। प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद भी विधायिका के ही सदस्य होते हैं एवं लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायी रहते हैं। मैंने क्या बताया था? किसके प्रति उत्तरदायी रहेगी? सामूहिक उत्तरदायी रहेगी। किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। क्योंकि लोकसभा में जो व्यक्ति आते हैं, जो सदस्य बनते हैं, एमपी जो बनते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो जनता से प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं। जनता से कैसे निर्वाचित होते हैं? प्रत्यक्ष रूप से इलेक्टेड करवाया जाता है एवं निर्वाचित किया जाता है। प्रत्यक्ष निर्वाचित होता है किनका? लोकसभा सदस्य का। तो संसद में जिस राजनीतिक पार्टी के पास बहुमत प्राप्त रहती है, केवल वही पार्टी अपनी सरकार बनाती है, प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद के रूप में। तो देखो मैंने क्या बोला, जिस राजनीतिक दल के पास, जिस राजनीतिक पार्टी के पास बहुमत, मेजोरिटी प्राप्त रहेगा, मेजोरिटी रहेगा, बहुमत रहेगा, वही सरकार बनाएगी, वही प्रधानमंत्री बनाएगी, वही मंत्रिपरिषद के रूप में बनाएंगे। अतः ये बहुमत दल का शासन है। इसी वजह से राजनीतिक एकरूपता पाई जाती है। जब बहुमत का दल है तो एक राजनीतिक एकरूपता पाई जाती है। इस प्रणाली में निचले सदन का विघटन होता है, निचले सदन का विघटन होता है। मंत्रिपरिषद द्वारा गोपनीयता का सिद्धांत का पालन किया जाता है। जो मंत्रिपरिषद होते हैं, जो मंत्री के रूप में होते हैं, मंत्रिपरिषद के द्वारा गोपनीयता, है ना, गोपनीयता के सिद्धांत का पालन किया जाता है। ये संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता है, जो कह लो विशेषता है। तो ये संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता है। तो अब देखते हैं संसदीय शासन प्रणाली भारत एवं ब्रिटेन, इन दोनों देशों में जो शासन प्रणाली है, दोनों देशों में संसदीय शासन प्रणाली है, लेकिन जो भारत का जो शासन प्रणाली, जो संसदीय शासन प्रणाली है, वो ब्रिटेन से ही लिया गया। जब ब्रिटेन से ही लिया गया तो आखिर दोनों में क्या अंतर है? भारत का संसदीय शासन प्रणाली और ब्रिटेन का संसदीय शासन प्रणाली में, इन दोनों में क्या अंतर है? एक पीपीटी रह गया, देखो इसे सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहा जाता है। अब देखो ये जो वेस्टमिंस्टर जो शब्द आया है, ये आखिर शब्द क्या है? तो ब्रिटेन का जो संसद है ना, ब्रिटेन का संसद है वेस्टमिंस्टर नामक स्थान पर है। देखो भारत का जो संसदीय शासन प्रणाली है कहां से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। और ब्रिटेन का जो संसद है, जो पार्लियामेंट है, वेस्टमिंस्टर नामक एक स्थान है, वहीं पर स्थित है उसका पार्लियामेंट, संसद वहीं पर। यहाँ देखो सांसद नहीं होगा, यहाँ संसद होगा,
संसद में संसद होगा। तो ब्रिटेन का जो संसद है, पार्लियामेंट है, वेस्टमिंस्टर नामक स्थान पर है, इसीलिए इसे सरकार का वेस्टमिंस्टर स्वरूप भी कहा जाता है, सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहा जाता है। वेस्टमिंस्टर एक जगह का नाम है, इसी वेस्टमिंस्टर के आसपास ब्रिटेन का पार्लियामेंट है, तो इसी जगह का नाम से बोला जाता है, सरकार का वेस्टमिंस्टर स्वरूप भी कहा जाता है, सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहा जाता है। इसके अलावा कैबिनेट व उत्तरदायी सरकार भी कहा जाता है संसदीय शासन प्रणाली को। इसके देखो प्रणाली के गुण देख लो, विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच सामंजस्य होता है ना, नोकझोंक नहीं होता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली मैंने आपको बताया था कि दोनों शक्तियों का पृथक्करण किया गया, विधायिका अलग है, कार्यपालिका अलग है। अगर यहाँ समस्या उत्पन्न कैसे होती है, देखो विधायिका ने अगर कानून को बनाया, कार्यपालिका कहेगी मैं कानून इसको नहीं लागू करेंगे, अड़चन करेगी, बीच में बाधा डालेगी, तो यहाँ पर एक दुविधा देखने को मिलता है, एक समस्या देखने को मिलता है। लेकिन जो विधायिका का ही सदस्य, इसके सदस्य ही कार्यपालिका का सदस्य, मतलब जो विधायिका का सदस्य वही कार्यपालिका में आके बैठेंगे, तो यहाँ बैठेंगे तो कानून बना दिया, यहाँ बैठेंगे तो उस कानून को इंप्लीमेंट करवा देंगे, लागू करवा देंगे। तो यहाँ इनके बीच में सामंजस्य देखने को मिलता है, कोई टकराव यहाँ देखने को नहीं मिलता है, किसी प्रकार की राजनीतिक समस्या देखने को नहीं मिलता है। ये उत्तरदायी सरकार होती है और निरंकुशता पर प्रतिबंध लगाया गया, निरंकुशता पर प्रतिबंध लगाया गया है ना। वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था, विकल्प मतलब एक सरकार अगर गिर जाती है, बहुमत से देखो बहुमत की सरकार है, अगर बहुमत चली गई तो सरकार चली जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, बहुमत चलेगी सरकार चलेगी, लेकिन यहाँ पर एक वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था की जाती है। यदि बहुमत दल की सरकार गिर जाती है तो व्यापक प्रतिनिधित्व, व्यापक प्रतिनिधित्व मतलब क्या होता है कि हर एक क्षेत्र से प्रतिनिधि करने वाले एक प्रतिनिधित्व आते हैं, जिसका मतलब क्या हो गया, जनता के द्वारा निर्वाचित किए जाने पर लोकसभा के सदस्यों द्वारा मंत्रिपरिषद का निर्माण होता है, जो कि व्यापक प्रतिनिधित्व होता है। फॉर एग्जाम्पल जो लोकसभा होता है, लोकसभा तो लोकसभा में जो एमपी जाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो सांसद जाते हैं वो हर एक क्षेत्र से जाते हैं, तो हर एक क्षेत्र से प्रतिनिधि जाते हैं, वहां प्रतिनिधित्व करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं अपने आप को, तो इसी को बोला गया व्यापक प्रतिनिधित्व। हर एक क्षेत्र से जाते हैं, हर एक क्षेत्र से प्रतिनिधि जाते हैं, वहां जाकर के प्रतिनिधित्व करते हैं, संसद में जाकर के, लोकसभा में जाकर के अपने आप को प्रतिनिधित्व करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, इसी को बोला गया व्यापक प्रतिनिधित्व। लेकिन जब बात करते हैं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में, वहां ऐसा नहीं होता कि वहां निर्वाचित सरकार ही नहीं है, गैर निर्वाचित सरकार है। राष्ट्रपति क्या करते हैं, वहां क्या डायरेक्ट अपॉइंटमेंट करते हैं, डायरेक्ट सीधे तौर पर नियुक्ति करते हैं। जब डायरेक्ट नियुक्ति किया जा रहा है, अपॉइंटमेंट किया जा रहा है, तो जरूरी नहीं है कि वहां व्यापक प्रतिनिधित्व देखने को मिले। आई बात समझ में? तो ये हो गया संसदीय प्रणाली के गुण। चलो भाई आगे बढ़ा। तो इसके कुछ कमियां भी है। कमियां क्या है? दोस्त क्या है? अस्थायी सरकार, बहुमत जाने की संभावना, इससे कार्यकाल निश्चित नहीं रहती। अब देखो बहुमत चली जाएगी तो कार्यकाल निश्चित तो नहीं है। अब देखो प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है, लेकिन अगर सोचो 3 वर्षों के बाद अगर बहुमत चला गया तो भी बहुमत चला गया तो सरकार गिर जाएगी। जब सरकार गिर जाएगी तो इसे क्या बोला गया? अस्थायी सरकार बोला गया। और जब सरकार ही चली जाएगी, जो कानून और नीतियों को जो निरंतर बनते आ रहा था वो निरंतर बनना बंद हो जाएगा। तो यहाँ नीतियों की निरंतरता नहीं रहती। जब सरकार ही नहीं है तो निरंतरता कैसे रहेगी? तो अस्थायी सरकार बोला गया, निरंतरता की कमी बोला गया, निरंकुशता की संभावना, क्योंकि ये शक्तियों के विभाजन के विरुद्ध है, शक्तियों के विभाजन के विरुद्ध है। अकुशल व्यक्ति द्वारा शासन करने की संभावना होती है। देखो अब यहाँ क्या होता है, जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में क्या होता था, कुछ डायरेक्ट अपॉइंटमेंट करते थे। राष्ट्रपति सरकार को, मंत्रिपरिषद को, राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद को डायरेक्ट नियुक्ति करते थे, जो मंत्रिपरिषद के रूप में हो गए, मंत्री के रूप में होगा, डायरेक्ट अपॉइंटमेंट करते थे। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति के द्वारा डायरेक्ट अपॉइंटमेंट किया जा रहा था। तो वहां पर डायरेक्ट अपॉइंटमेंट करने का मतलब होता है कि जो कुशल है, जिनके पास अनुभव है, जिनके पास ज्ञान है, नॉलेज है, केवल उसी को अपॉइंटमेंट करते थे। लेकिन यहाँ बोला जा रहा है अकुशल व्यक्ति द्वारा शासन। अब जनता ने जो इलेक्ट करके भेजा है, जो लोकसभा में गए, राज्यसभा में गए, तो जो जनता ने इलेक्ट करके भेजा, जो निर्वाचित करके भेजा, अब वही आकर के यहाँ सरकार बनाएंगे, वही आकर के मंत्रिपरिषद का रूप निर्माण करेंगे, मंत्रिपरिषद का निर्माण करेंगे। तो यहाँ जरूरी नहीं कि वहाँ कुशल हो, उनके पास ज्ञान हो, अनुभव हो। तो यहाँ बोला गया अकुशल व्यक्ति द्वारा शासन करने की संभावना देखने को मिलती है। शक्तियों का पृथक्करण सिद्धांत के विरुद्ध है। यहाँ शक्तियों का पृथक्करण नहीं देखने को मिलता है, इसलिए इस सिद्धांत के विरुद्ध है, खिलाफ है। मतलब कि यहाँ शक्तियों का पृथक्करण, कार्यपालिका अलग होगी, विधायिका अलग होगी, ये शक्तियों का पृथक्करण नहीं देखा जाता है यहाँ पर संसदीय शासन प्रणाली में। क्योंकि यहाँ विधायिका का ही सदस्य कार्यपालिका का सदस्य होते हैं। कार्यपालिका का सदस्य किसके सदस्य होते हैं? विधायिका का सदस्य होते हैं। तो दोनों मिलकर काम करते हैं ना, विधायिका का सदस्य, कार्यपालिका का सदस्य होते हैं, दोनों सेम ही व्यक्ति होते हैं, तो दोनों मिलकर के काम करते हैं। तो इन दोनों के बीच में किसी प्रकार टकराव देखने को नहीं मिलता। शक्ति को पृथक्करण यहाँ जो है ना, शक्ति को पृथक्करण सिद्धांत देखने को यहाँ नहीं मिलता, इस सिद्धांत के विरुद्ध खिलाफ है। तो आई थिंक आपको संसदीय शासन प्रणाली समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं इन दोनों के बीच में क्या अंतर है। भारत का संसदीय शासन प्रणाली और ब्रिटेन का संसदीय शासन प्रणाली में दोनों में क्या अंतर है। तो चलो एक स्लाइड और है, एक पीपीटी और है, इसको समझने की कोशिश करो। तो देखो ये हो गया भारत का संसदीय शासन प्रणाली, ये हो गया ब्रिटेन का संसदीय शासन प्रणाली। भारत का संसदीय शासन प्रणाली और ब्रिटेन का संसदीय शासन प्रणाली। देखो राष्ट्र का प्रमुख, राष्ट्रपति, निर्वाचित गणराज्य, कार्यकाल निश्चित होता है। लेकिन जब देखते हैं यहाँ तो राष्ट्र का प्रमुख, वहां आज भी राजा रानी होते हैं, मतलब कि वहां महाराजा होते हैं, महारानी होते हैं। वहां ब्रिटेन में देखो बोला तो जाता है कि ब्रिटेन एक लोकतांत्रिक देश है ना, डेमोक्रेसी कंट्री है, लेकिन वहां आज भी राष्ट्रपति के रूप में वहां आज भी राजा वाला सिस्टम चलता है, राजा वाला या रानी वाला सिस्टम चलता है। तो वहां राष्ट्रपति के रूप में राजा होंगे या कोई महारानी होगी। कौन होगी? महारानी क्वीन होगी, क्वीन या किंग होंगे,
राजा या कोई रानी होंगे। तो राष्ट्र का प्रमुख राजा या रानी होंगे। लेकिन जब बात करते हैं भारत की, तो राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं। यहाँ निर्वाचित गणराज्य होता है, कार्यकाल निश्चित होता है। लेकिन जब यहाँ देखते हैं अनुवांशिक राजशाही होता है, तो वहाँ जो राजा का जो नियुक्ति किया जाती है कैसे होते हैं, वंशानुगत होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन बाई जनरेशन होता है। तो एक प्रकार से वंशानुगत अनुवांशिक रूप से होता है। तो ये प्रकार से राजशाही वंशानुगत तरीके से होता है। यहाँ कोई प्रकार के वहाँ जो राजा होते हैं, जो राष्ट्रपति के रूप में होते हैं, वहाँ कोई भी इलेक्शन नहीं होता, वह राष्ट्रपति के रूप में राजा या रानी होते हैं। तो प्रधानमंत्री इसके अलावा किसी एक सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। तो यहाँ जो प्रधानमंत्री होते हैं, संसद के 2 सदन, एक लोकसभा एक राज्यसभा, तो दोनों में से किसी एक सदन का होना, दोनों में से किसी एक सदस्य होना बहुत जरूरी है। दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना बहुत जरूरी है। इसलिए बोला गया प्रधानमंत्री इसके लिए किसी एक सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। जब देखते हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री केवल निम्न सदन, हाउस ऑफ कॉमन्स, केवल निम्न सदन का ही सदस्य हो सकते हैं, उस सदन का नहीं हो सकते। लेकिन जब यहाँ देखते हैं, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा, देखो लोकसभा को देखो निम्न सदन बोला गया, राज्यसभा को उच्च सदन बोला गया, तो दोनों में से किसी सदन का भी सदस्य हो सकते हैं, दोनों में से किसी सदन का सदस्य हो सकते हैं। लेकिन जब यहाँ बोला गया हाउस ऑफ कॉमन्स, केवल निम्न सदन, जो लोकसभा, केवल लोकसभा का ही सदस्य हो सकते, उस सदन का सदस्य नहीं हो सकते। तो दूसरा अंतर हो गया। तीसरा देखते हैं संविधान सर्वोच्च होता है। भारत का जो संसदीय शासन प्रणाली है, यहाँ संविधान सर्वोच्च होता है। लेकिन जब देखते हैं ब्रिटेन में, तो ब्रिटेन संसद पार्लियामेंट को सर्वोच्च माना जाता है। वहाँ क्या पार्लियामेंट को सर्वोच्च समझते हैं, वहाँ संविधान उनके लिए सर्वोच्च नहीं है। वहाँ संसद जो पार्लियामेंट जो कानून बना दिया वही कानून सर्वोच्च है, वही कानून सर्वोच्च होगा, मतलब वहाँ पार्लियामेंट को सर्वोच्च माना गया। लेकिन जब देखते हैं भारत में, तो भारत में जो संविधान में वर्णन है, जो संविधान कहता है, जो संविधान में कानून है, वही सर्वोच्च है, अर्थात संविधान ही सर्वोच्च होता है। ये हो गया तीसरा। अब देखते हैं चौथा। बिना संसद के सदस्य बने 6 महीने तक मंत्री बनाया जा सकता है। अब देखो बिना सांसद बने मतलब कि देखो संसद के 2 सदन, एक लोकसभा एक राज्यसभा, अब दोनों सदनों में से बिना सदस्य लिए कितने महीने तक मंत्री बनाया जा सकता है? 6 महीने तक। हम 6 महीने तक मंत्री बन सकते हैं, मंत्री परिषद का हम हिस्सा ले सकते हैं। कितने महीने तक? 6 महीने तक। लेकिन 6 महीने के अंदर चुनाव हो जाना चाहिए। किसी भी सदस्य लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो, दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य होना बहुत अनिवार्य है ना, अनिवार्य। 6 महीने के अंदर हमें सदस्यता लेनी चाहिए। कहने का मतलब बिना संसद के सदस्य बने 6 माह तक मंत्री बनाया जा सकता है। अगर 6 महीने के अंतराल में अगर संसद के किसी भी सदन, लोकसभा हो या राज्यसभा, किसी भी सदन के अगर सदस्य नहीं बने, तो 6 महीने के अंदर अंदर मंत्री के परिषद से मंत्री के पद से हटा दिया जाता है। लेकिन जब यहाँ देखते हैं सामान्यतः संसद के सदस्य ही मंत्री बनते हैं। यहाँ पर जनरली क्या देखा जाता है, जो संसद के सदस्य होते हैं, अर्थात लोकसभा हो या राज्यसभा, अगर इन दोनों में से कोई एक सदस्य है तभी मंत्री बनाया जाता है, अन्यथा इसके अलावा मंत्री नहीं बनाया जाता। लेकिन देखते हैं भारत में, तो भारत में एक ऑप्शन रहता है, भारत में एक ऑप्शन रहता है कि मंत्री बनना चाहते हो तो मंत्री बनने के लिए कम से कम आपके पास 6 महीने दिया जाता है कि 6 महीने आपके पास समय है। अब 6 महीने में संसद के किसी भी सदन का आप सदस्य ले लीजिए, सदस्य किसी भी सदन का ले लीजिए, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो। तो बिना सदस्य लिए है ना, संसद के बिना सदस्य लिए 6 महीने तक मंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन 6 महीने के अंदर सदस्यता लेना बहुत अनिवार्य है, अन्यथा मंत्री के पद से हटा दिया जाएगा। लेकिन यहाँ जनरली उसी को मंत्री बनाया जाता है जो संसद के सदस्य होते हैं, जो पार्लियामेंट के सदस्य होते हैं, मतलब लोकसभा हो या राज्यसभा, दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना यहाँ बहुत जरूरी है। यहाँ संसद का सदस्य होना बहुत जरूरी है, यहाँ जरूरी नहीं है। लेकिन कब तक? 6 महीने तक, केवल 6 महीने तक मंत्री को बनाया जा सकता है। लेकिन 6 महीने के अंदर इसी के अंतराल में हमें सदस्य लेना है। संसद के दोनों सदन में से, लोकसभा हो या राज्यसभा, दोनों किसी सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य लेना बहुत अनिवार्य है। अब देखते हैं पांच देखो, मंत्रियों को कानून जिम्मेदारी से मुक्त रखा गया है, अर्थात मतलब जो भी कानून जो बनाया जाएगा तो उस पर हस्ताक्षर मंत्रियों को नहीं करवाया जाएगा। लेकिन जब देखते हैं ब्रिटेन के संसदीय शासन प्रणाली, सभी मंत्रियों का हस्ताक्षर जरूरी है। जब देखो जब कानून को जब बना दिया जाता है, जब पास कर दिया जाता है संसद से, तो लास्ट में जब राष्ट्रपति जब हस्ताक्षर करते हैं तो राष्ट्रपति के साथ साथ मतलब मंत्री भी यहाँ हस्ताक्षर करेंगे। हालांकि यहाँ राष्ट्रपति होते नहीं है, लेकिन यहाँ क्या कहा जा रहा है, सभी मंत्रियों के हस्ताक्षर बहुत जरूरी है। लेकिन जब यहाँ देखते हैं यहाँ मंत्रियों का हस्ताक्षर नहीं लिया जाता है, यहाँ कोई जरूरी नहीं है, यहाँ केवल राष्ट्रपति ही हस्ताक्षर करेंगे। यहाँ राष्ट्रपति हस्ताक्षर करते तब जाके कानून पास करता है, तब जाके कानून इंप्लीमेंट होता है, लागू हो जाता है कानून। जब राष्ट्रपति जब हस्ताक्षर कर देते हैं, सिग्नेचर कर देते हैं, जब कानून लागू हो जाता है। यहाँ मंत्रियों को कानून जिम्मेदारी से मुक्त रखा गया, हटाया गया, कोई जिम्मेदारी नहीं दिया गया मंत्रियों को। लेकिन जब यहाँ देखते हैं तो यहाँ सभी मंत्रियों को हस्ताक्षर बहुत जरूरी है। और ब्रिटेन में एक छाया मंत्रिमंडल होता है विपक्ष पार्टी द्वारा। कहने का मतलब जो जिस पार्टी का सरकार होता है, जो देखो प्रधानमंत्री है और जो भी मंत्री का निर्माण किया, तो जो मंत्रिमंडल का निर्माण किया है और जो प्रधानमंत्री का निर्माण किया है, वही जो विपक्ष पार्टी होती है, जो ऑपोजिशन पार्टी होती है, वो भी अपने एक मंत्रिमंडल तैयार करती है, वो भी एक मंत्री तैयार करती है, वो भी एक प्रधानमंत्री तैयार करती है। कहने का मतलब जैसे जिस पर जो सरकार में मान लिया जाए, जैसे कि ए नाम की एक सरकार है, ए नाम की एक राजनीतिक पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है ना, पार्टी एक बी नाम की पॉलिटिकल पार्टी है।
एक बी नाम की पॉलिटिकल पार्टी है, और जिसकी सरकार है, इसके पास बहुमत है, तो बहुमत की सरकार है, तो इसने मंत्रिमंडल का निर्माण किया और प्रधानमंत्री का निर्माण किया। तो एक प्रधानमंत्री हो गए, एक मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल मतलब मंत्रियों का समूह, उसमें बहुत सारे मंत्री आ गए, हर एक डिपार्टमेंट के मंत्री आ गए। वैसे ही जो अपोजिशन पार्टी है, जो विपक्ष पार्टी है, ये क्या होगी, विपक्ष, विपक्ष की पार्टी है, विपक्ष की पार्टी है। तो ये जो विपक्ष की पार्टी, अपोजिशन पार्टी है, तो ये जो विपक्ष की पार्टी है, ये भी क्या करेगी, एक मंत्रिमंडल का निर्माण करेगी। उसमें सभी मंत्री होंगे, काम दो, कार्य केवल यही काम करेंगे जिसकी बहुमत की सरकार होगी, जिसकी सरकार होगी, जिसकी बहुमत की सरकार होगी, कार्य तो वही करेंगे, लेकिन उन्हीं के जैसा एक जो विपक्ष की पार्टी है, वो भी एक मंत्रिमंडल का निर्माण करेंगे, वो भी एक मंत्री का निर्माण करेंगे, ताकि उस पर नजर रखा जा सके कि वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो इसी को बोलेगा छाया मंत्रिमंडल। देखो सबसे पता चल रहा है छाया मंत्रिमंडल मतलब मंत्रियों मंडल का एक छाया होगा, हूबहू उसी के जैसा होगा। जैसे मंत्रिमंडल कार्य करेंगे, वैसे ही अपोजिशन पार्टी जो विपक्ष की पार्टी है वैसे ही काम करेंगे, मतलब इस पर नजर रखेंगे। जैसे मंत्रिमंडल में तो बहुत सारे मंत्री लोग आ जाते हैं, हर एक डिपार्टमेंट के मंत्री आ जाते हैं, तो हर एक डिपार्टमेंट के मंत्री ये भी तैयार करेंगे, विपक्ष पार्टी भी तैयार करेंगे। लेकिन जब भारत में देखते हैं कि भारत में ऐसा होता है कि एक सरकार है जिसकी बहुमत की सरकार है, फॉर एग्जाम्पल अभी वर्तमान समय में बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी वाले एक मंत्रिमंडल का निर्माण किए। हर एक मंत्री मतलब जितने भी मंत्रिमंडल का निर्माण हो सकता है, एक मंत्रिमंडल में जितने भी मंत्री है, तो जितने भी मंत्री है तो उन्होंने मंत्री बनाया, बीजेपी पार्टी ने मंत्री बनाया। क्या अपोजिशन पार्टी है, जो विपक्ष की पार्टी है, क्या वो लोग भी मंत्रिमंडल का निर्माण करते हैं, क्या वो लोग भी मंत्री बनाते हैं? जी नहीं। जिसकी सरकार है, जिसके पास बहुमत है, केवल वही मंत्रिमंडल का निर्माण करेंगे, केवल वही मंत्रियों का निर्माण करेंगे। विपक्ष की पार्टी यहाँ नहीं मिलेंगे, यहाँ विपक्ष की पार्टी यहाँ मंत्री का निर्माण नहीं करेंगे, मंत्रिमंडल का निर्माण नहीं करेंगे। लेकिन जब देखते ब्रिटेन के संसदीय शासन प्रणाली, यहाँ मंत्रियों मंडल का निर्माण किया जाता है, तो यहाँ विपक्ष की भी पार्टी मंत्रिमंडल का निर्माण करते हैं। इसीलिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ कि छाया मंत्रिमंडल कहाँ पाया जाता है? हालांकि संसदीय शासन प्रणाली का ही गुण है ना, संसदीय शासन प्रणाली का ही विशेषता है। तो आपको कहाँ टिक लगाना है? ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली। दो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ छाया मंत्रिमंडल किस शासन प्रणाली में पाया जाता है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली या संघात्मक शासन प्रणाली या संसदीय शासन प्रणाली? तो ऑप्शन लगाना संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली में छाया मंत्रिमंडल पाया जाता है। लेकिन किस देश में छाया मंत्रिमंडल पाया जाता है? भारत में, ब्रिटेन में, रूस में, अमेरिका में? तो लगाना टिक लगाना ब्रिटेन में। ब्रिटेन में छाया मंत्रिमंडल पाया जाता है, मतलब कि जिस पार्टी की, जिस राजनीतिक पार्टी की सरकार है, उसी के जैसा, उसी का हूबहू एक मंत्रिमंडल का निर्माण करना, एक छाया मंत्रिमंडल का निर्माण करना। कि जिसकी सरकार है, जो अभी शासन कर रही है, जिसकी सरकार, जिसके पास बहुमत है, तो जो बहुमत की सरकार है उस पर नजर रखा जा सके, उसी के जैसा हूबहू तैयार किया जाता है छाया मंत्रिमंडल। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। आज हमने देखा संसदीय शासन प्रणाली किया, हालांकि संसदीय शासन प्रणाली किया इसका गहराई से मैंने आपको पढ़ा दिया था इसके पिछले लेक्चर में। लेकिन आज केवल मेरा एक ही उद्देश्य था कि जो संसदीय शासन प्रणाली है भारत का, वो कहां से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। जब ब्रिटेन से लिया गया तो इन दोनों में आखिर क्या अंतर है? भारत के संसदीय शासन प्रणाली में क्या अंतर है और ब्रिटेन के संसदीय शासन प्रणाली में अंतर क्या है? तो इन दोनों में हमने कंपैरिजन करके देखा। तो आज हमारा लेक्चर यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।